So hello friends, welcome again to my channel FiSci। फ्रेंड्स बड़ी पहले मैंने एक एक्चुअली ये एक सीरीज शुरू की थी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, जिसमें मैंने सॉरी एक ही लेक्चर डालता और उसके बाद डाल नहीं पाया ड्यू टू सम रीजंस। तो अभी मैं उसको दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ। इससे जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल्स के अलग अलग तरह के जो स्पेक्ट्रम, अलग अलग तरह की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो एमिट करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम। तो मैंने आपको ये बताया था कि एक और मैं थोड़ा सा रिकैप आपको कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि तीन तरह के स्पेक्ट्रा होते हैं हमारे पास, ठीक है। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ मोलिकुलर स्पेक्ट्रा। देखिए, एक है हमारे पास, उसको कहते हैं प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, जिसके बारे में आज हम शुरुआत करेंगे, जिसकी रोटेशनल स्पेक्ट्रा। दूसरा जो है वो होता है हमारे पास वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। और तीसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ये तीन तरह के स्पेक्ट्रा होते हैं। इसके बाद हम एक और स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं जिसको रमन स्पेक्ट्रा, रमन या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑब्वियसली उसमें भी हम रोटेशन और वाइब्रेशन ही चेक करते हैं, इसलिए मेन हमारे पास ये तीन है। उसके बाद कई मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्चुअली ये वाला स्पेक्ट्रम शो नहीं करते, तो वो लेकिन रमन स्पेक्ट्रम शो करते हैं, इसलिए हम उसको भी अलग से पढ़ेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है, प्योर। और यहाँ पे हम लोग आज शुरुआत करेंगे प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा से। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्ट ए, क्योंकि प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रा पे कम से कम हमारे को 5 से 6 लेक्चर जो है वो का टाइम हमें चाहिए, ठीक है। तो उतने में ही हो पाएगा पूरा। चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं जी। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। देखिए, स्पेक्ट्रा मैंने आपको बोला था, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बड़े सारी वेवलेंथ्स का ग्रुप, ठीक है। अलग अलग वेवलेंथ्स का ग्रुप जो होता है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रा। किसी कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई एटम है, उस एटम को, वो एटम कौन कौन सी वेवलेंथ की लाइट एमिट करता है, वो सारी वेवलेंथ को कलेक्टिवली हम जब देखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रा। या फिर वो कौन कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है उसको भी हम कहते हैं, वो उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं, दैट इज द स्पेक्ट्रा, वो कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ। अब देखिए प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रा। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि जो कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल खाली केवल रोटेशनल स्पेक्ट्रा ही शो नहीं करता। जब भी एक्चुअल स्पेक्ट्रा हम स्टडी करते हैं तो उसमें रोटेशन भी होता है, उसमें वाइब्रेशन भी होती है और इलेक्ट्रॉनिक तीनों हो रही होती है। लेकिन हम सिंपलिसिटी से चलेंगे, पहले प्योर रोटेशन पढ़ेंगे, फिर रोटेशन को वाइब्रेशन के साथ, फिर इलेक्ट्रॉनिक में हम तीनों को एक्चुअली मिक्स करके पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रा में एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि हम लोग जितना भी मैं आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ाऊंगा वो सारा का सारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का ही होगा, ठीक है। पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स की जो क्वांटम थ्योरी है, इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स, ठीक है। तो अगर अगर टाइम मिला तो हम लोग वो भी स्टडी करेंगे बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फीचर्स हैं हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा के, वो क्या है, कौन कौन से फीचर्स हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा के, ठीक है जी। फर्स्ट, ठीक है, पहली बात तो ये है, देखिए जी, जब हम प्योर रोटेशन की बात करें तो हम ये मान रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो केवल रोटेट कर, मॉलिक्यूल केवल रोटेट कर रहा है। हम डायटोमिक मॉलिक्यूल, देखिए ऐसा नहीं है कि पॉलीटोमिक नहीं शो करता, पॉलीटोमिक भी शो करते हैं। तो बड़े अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनका अलग अलग तरह का स्पेक्ट्रम होता है। असली मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम बड़ा कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग डायटोमिक की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आ गया रोटेशनल स्पेक्ट्रा
arises from transition between rotational levels। अब देखिए ये क्या रोटेशन लेवल क्या हुआ, आपने देखिए इलेक्ट्रॉनिक लेवल तो सुने होंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक लेवल में क्या होता था, ऐसे ऐसे करके लेवल होते थे, ठीक है, एनर्जी लेवल इसको कहते हैं, जो कि बेसिकली एक डायग्राम ही है। इसी तरह से मॉलिक्यूल के भी जो होते हैं रोटेशनल लेवल होता है। सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल का मान लीजिए ये जो है ये एक सॉरी, इसको मैं इधर बनाऊँ तो ज़्यादा बेटर है। मान लीजिए मॉलिक्यूल है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है इस सिस्टम का। अब इस सिस्टम सेंटर इसके विद रिस्पेक्ट टू ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट कर सकता है। जब ये रोटेट करेगा तो रोटेट करने पे इसके पास एनर्जी होगी, कितनी होगी एनर्जी, क्लासिकली इसके पास एनर्जी होगी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्लासिकली, ठीक है। तो क्लासिकली इसके पास एनर्जी होगी आई ओमेगा स्क्वायर। अब अगर ये फास्ट रोटेट करना शुरू कर दे तो फास्ट रोटेट करेगा तो ये एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि फास्ट रोटेट करेगा तो ओमेगा बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी तो वो हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो रोटेशनल लेवल का मतलब यही है कि जब वो एनर्जी गेन करेगा तो वो क्या करेगा, कोई वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसको एब्जॉर्ब करेगा तो वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। तो जब भी इसमें जो ट्रांजिशन होगी, मान लीजिए लोअर एनर्जी लेवल है, ये अपर एनर्जी लेवल है। अब जब यहाँ लोअर एनर्जी वाला यहाँ पे लाइट हमने फेंकी तो इसने क्या की, वो लाइट एब्जॉर्ब कर ली। तो वो लाइट अगर आप फोटोग्राफी प्लेट पे चेक करोगे बाद में तो फोटोग्राफी प्लेट पे वो लाइट आपको नहीं मिलेगी। इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और बाद में अगर बाई चांस यही मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे करके लोअर एनर्जी लेवल में आ जाए तो क्या करेगा, वो लाइट खुद इमिट करेगा, तो वो क्या हो गया, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा मतलब वो वाली वेवलेंथ जो होंगी स्पेसिफिक जो मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब कर लिए हैं वो आपको फोटोग्राफी प्लेट में नहीं मिलेंगी, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। और अगर वो कोई मॉलिक्यूल या कुछ खुद इमिट कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है जी। तो पहला तो ये आ गया कि रोटेशनल ट्रांजिशन जब होती हैं तो तब हमारे पास प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है, ठीक है। सेकंड, रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व्ड इन मतलब कौन कौन सी वेवलेंथ इसमें मिलती है, इसका ये मतलब ये है इन इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड एक्चुअली, ऑब्जर्व्ड इन फार इंफ्रारेड जिसकी वेवलेंथ 10 की पावर 2 माइक्रोन से लेकर 10 की पावर 3 माइक्रोन तक, या माइक्रोमीटर भी ले सकते हो, तक वेवलेंथ फार इंफ्रा या माइक्रोवेव रीजन में मिलती है, मोस्टली माइक्रोवेव रीजन में, ठीक है। और ये होती है हमारे पास लगभग 10 की पावर 3 माइक्रोमीटर से 10 की पावर 4 माइक्रोमीटर, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक ये इसकी वेवलेंथ जो है वो लाई करती है, ठीक है। ओके जी, ये हो गया इसका दूसरा फीचर। एक और चीज़ हमने देखा कि ये माइक्रोवेव जो आती है, माइक्रोवेव्स एब्जॉर्ब करता मॉलिक्यूल या फिर एमिट करता है, कब, जब उसका रोटेशनल स्पेक्ट्रम चेक करते हैं, जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में शिफ्ट होगा तो वहाँ पे जो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी दैट इज इन माइक्रोवेव रीजन। इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा भी कहते हैं या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, मोलिकुलर स्पेक्ट्रा, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा को, ठीक है जी। थर्ड है हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज शोन by molecules which have permanent dipole moment, जिनकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है वही मॉलिक्यूल जो है हमारे पास माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा जो है वो एमिट करते हैं स्पेक्ट्रा।
ठीक है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा शोन बाय मॉलिक्यूल विच आर परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इतना बहुत है। जैसे हमारे पास जो हिट्रोन्यूक्लियर है, HCl है, HBr है, ठीक है, और हमारे पास जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। ये वाले जो हैं ये हमारे को प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा इनका होता है, क्योंकि इनकी एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है। अब परमानेंट डाइपोल मोमेंट से क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है, वो देख लेते हैं। अब देखिए उससे क्या फ़र्क पड़ा। मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल है एक, इसको मैं दूसरे पेज पे बनाता हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। ये इसका पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, कोई आयनिक मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल की जो डाइपोल मोमेंट होती है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है जी। अब अगर डाइपोल मोमेंट का हम के कंपोनेंट को हम प्लॉट करें, याद रखना क्या कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट के कंपोनेंट को प्लॉट कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो ये है, तो स्टार्टिंग में इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, जीरो, है ना। उसके बाद मान लो ये डाइपोल जो है फिर ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब जब ये ऐसा हो गया तो इसका कंपोनेंट क्या हो गया, बढ़ जाएगा। फिर ये मान लो इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ये इधर से इधर को, फिर ये इधर हो गया, फिर इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो, है ना। फिर ऐसे ये फिर रिटर्न हो गया। तो इसमें हो क्या रहा है, अगर हम डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट देखें, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ऐसे है, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, ये क्लॉकवाइज जो है वो मूव कर रहा है ना। इसका मतलब जब डाइपोल मूव कर रहा है, डाइपोल सॉरी डाइपोल रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करने की वजह से उसकी डाइपोल मोमेंट का जो कंपोनेंट है वो चेंज हो रहा है, पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। अब अगर ये पीरियोडिकली चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये है डाइपोल मोमेंट चेंज हो रही है। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है या डाइपोल मोमेंट चेंज हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड, दोनों सूरतों में एनर्जी इमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। एक तो ये है कि वो खुद घूम रहा है तो वो एनर्जी इमिट करेगा। दूसरा ऐसा भी है, मान लीजिए उसने एनर्जी गेन कर ली, ठीक है, उसने एनर्जी गेन कर ली, तो वो गेन कैसे करेगा, बाहर से अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फेंकते हैं उसके ऊपर, तो हमें तो पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है ना। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट भी पीरियोडिकली डायरेक्शन चेंज करेगी। और जब डायरेक्शन चेंज करेगी पीरियोडिकली, तो वो क्या करेगा, एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा पीरियोडिकली, ठीक है जी। तो इसलिए जिन मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट नहीं होती, जिन मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट नहीं होती परमानेंट, वो जो है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो इमिट नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो, ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट मैं सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे थोड़ी जगह है। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स and spherically top polyatomic molecules
शो रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो शो नहीं करता। ठीक है, क्यों शो नहीं करता? बिकॉज दे डू नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, क्योंकि उनकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होती। ठीक है जी, अब इसके एग्जांपल क्या हैं? H2 है, O2 है, N2 है, CO2 भी है हमारे पास। ठीक है जी, और सफेरिकल टॉप में देखें तो सफेरिकल टॉप में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी मीथेन है हमारे पास। ठीक है, तो मीथेन भी शो नहीं करता। लेकिन मैं अभी वैसे आपको जनरली बता रहा हूँ, बट दीज मॉलिक्यूल्स शो रामन स्पेक्ट्रा। रामन स्पेक्ट्रा जो है वो जरूर शो करते हैं, जो कि पोलराइजेबिलिटी जो मॉलिक्यूल की होती है उसकी वजह से राइज होती है। इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे हम किसी लेक्चर में। उसके बाद अगला, इट इज यूज्ड टू फाइंड बॉन्ड लेंथ कह सकते हो या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को फाइंड आउट करने में काम आ सकता है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये दो इसकी एप्लीकेशन है कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम लोग जिसको कहते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो भी मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व्ड इन एब्जॉर्प्शन। इसको एब्जॉर्प्शन में स्टडी करना इजी रहता है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व्ड इन एब्जॉर्प्शन। मैं इसका आपको अभी बताऊंगा क्यों, ऐसा क्यों है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में किया जाता है इसको। अब देखिए होता क्या है कि आम तौर पे जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, इवन अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर करें तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में ही होते हैं। तो जो ग्राउंड स्टेट में है तो वो तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, एनर्जी रेडिएट नहीं कर सकता, है ना। तो इसलिए मैक्सिमम जो हम आगे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से देखेंगे कि मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स हैं रूम टेम्परेचर पे 99% जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं पहले से। तो इसलिए हम जब उसके ऊपर लाइट फेंकते हैं, जब माइक्रोवेव फेंकते हैं, तो वो बेसिकली अब्जॉर्ब करता है वहाँ पे रेडिएशंस। ठीक है, तो इसलिए जब हम फोटोग्राफी प्लेट पे देखेंगे या स्पेक्ट्रोमीटर से देखेंगे तो वो वाली वेवलेंथ जो होती है हमारे को दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो तो एब्जॉर्ब हो गई है, तो वहाँ पे डार्क लाइन आएंगी। तो इसलिए एब्जॉर्प्शन में ही इन प्रैक्टिस को हम लोग स्टडी कर पाते हैं। ठीक है जी, अब ये हो गया। इसके बाद मैं एक छोटी सी चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, वो है डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स कैसे कैसे होते हैं। देखिए सबसे पहला मॉलिक्यूल होता है लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल मतलब एक ही एक्सिस में हो, जो जैसे हमारे पास अभी हमने देखा जितने भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर लीनियर। सारे के सारे लीनियर होते हैं। ठीक है, मान लो ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये लीनियर ही है। अब इसके तीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। इसको मान लो आई एक्स मान लो, इसको आई वाई मान लो, इसको आई जेड मान लो। तो इसमें क्या होता है, आई वाई और आई जेड बराबर होते हैं और आई एक्स जो होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल में। तो लीनियर लेकिन पॉलीएटॉमिक भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल CO2। ठीक है, CO2 जो मॉलिक्यूल है ये पॉलीएटॉमिक है, लेकिन ये भी लीनियर है, पॉलीएटॉमिक लीनियर। इसके लिए भी हमारे पास दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे, आई वाई आई जेड, और आई एक्स जीरो होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है,
उसके बाद दूसरे आते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल, इसके और भी कार्बन ऑक्सीसल्फाइड भी है और बड़े हैं, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो, ठीक है, अपनी नॉलेज के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास स्फेरिकली टॉप, ठीक है। स्फेरिकली टॉप जैसे हमारे पास मीथेन है, तो अगर मैं कार्बन ऐसे हाइड्रोजन बनाऊं तो इस तरीके से बनता है कि सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो एक, अगर हम, सॉरी मैं बॉन्ड बराबर नहीं बनाए, सारे के सारे हाइड्रोजन के एटम जो होते हैं वो एक सफ़ेयर के ऊपर लाई करते हुए दिखाई देते हैं। तो देयर इज अ सफेरिकल सिमिट्री, ठीक है। ऐसे केस में सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होते हैं वो बराबर होते हैं। मीथेन इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारे पास आता है सिमिट्रिकल टॉप, ठीक है। और एक सिमेट्रिकल टॉप आता है और दूसरा आता है हमारे पास एसिमेट्रिक टॉप। एक सिमेट्रिक टॉप, एक सिमेट्रिक टॉप। सिमेट्रिक टॉप में क्या होता है, जैसे हमारे पास मिथाइल फ्लोराइड कह सकते हैं, ठीक है, एफ। अब इसमें है क्या मिथाइल फ्लोराइड में, यहाँ पे फ्लोरीन है हमारे पास, और ये वाले बॉन्ड जो होता है, ये वाला बॉन्ड तीन तो बराबर होते हैं, लेकिन ये बॉन्ड लेंथ जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे पास इसमें आता है आई वाई इज इक्वल टू आई जेड तो होता है, बट नॉट इक्वल टू आई एक्स, लेकिन आई एक्स ज़ीरो नहीं होता, याद रखना। इसी तरीके से एसिमेट्रिक टॉप भी होता है हमारे पास, ठीक है। एसिमेट्रिक टॉप की बात करें तो इसमें आई एक्स, आई वाई, आई जेड जो होती हैं, तीनों के तीनों जो होते हैं एक दूसरे के अनइक्वल होते हैं। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर। तो वाटर जो मॉलिक्यूल है वो एसिमेट्रिक टॉप है, ठीक है। आपने देखा हुआ है कि वो वाटर जो होता है पोलर होता है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है इधर होता है ऐसे करके, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे क्या ना बोलते हैं देखोगे, आपने देखा यहाँ पे बड़े सारे तरह के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, लीनियर है, सिमेट्रिकल टॉप है, स्फेरिकल टॉप है, एसिमेट्रिक टॉप है, लेकिन हम लोग इस कोर्स में केवल लीनियर मॉलिक्यूल्स ही पढ़ेंगे और मोस्टली डाइएटॉमिक, ठीक है। तो ये थोड़ा पढ़ना इजी भी है, लेकिन अगर आप आगे हम देखेंगे अगर इससे और अच्छा कर पाए तो, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं ये कोर्स बीच में नहीं छोड़ूंगा, अब मैं रेगुलर आपको परसों हम आपसे मिलेंगे और तब हम मॉलिक्यूल एज ए रिजिड रोटेटर जो है वो वहाँ से शुरू करेंगे, जो कि प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा का पार्ट बी है, ठीक है जी। तो तब तक के लिए आप पढ़ लीजिए इसको और इसके नोट्स बना लीजिए। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है, कोई गलती मेरे से होगी है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। या कोई डाउट भी होगा आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके जी, तो गुड बाय।